प्रोजेक्ट किया था, ठीक है, गड़बड़ बन गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का पाथ था, यानी कि मैंने इसको प्रोजेक्ट किया था यू स्पीड से किसी एंगल थीटा पे हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन है। ये बोल दीजिए कि वर्टिकल प्लेन पे जब भी मैंने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ठीक है, तो उसने कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो किया। और हमने ये भी देखा कि इस पाथ को हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल पाथ में और एक वर्टिकल पाथ में, और उसी के अकॉर्डिंगली हम क्या कर रहे थे, आगे इसके फॉर्मूले डिराइव कर रहे थे। हमने इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला था यू एक्स, और उसकी वैल्यू हमने जो रिजॉल्व की थी वो था यू कॉस थीटा। और अगर वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो वो हमने निकाला था यू वाई, और जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी यू साइन थीटा, ठीक है। इसके अलावा जो हमने बात करी थी वो हमने बात करी थी टाइम ऑफ फ्लाइट की, कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर ध्यान हो आपको तो हमने निकाला था 2u साइन थीटा बाई जी, और हमने निकाला था साथ साथ मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अगर मैक्सिमम हाइट की बात करें तो वो था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये सब अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी, ठीक है। आज बात करते हैं इसके आगे का, ठीक है। तो जो आज का हेडिंग है उसका नाम डाल लीजिए आप हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। जो भी पॉइंट नंबर चल रहा था उसके अगला आ गया, नेक्स्ट पॉइंट नंबर डाल लीजिए 5, 6 जो भी चल रहा था, हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं अपन। अगर हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करूं मैं तो ये डिस्टेंस होती है जो बॉडी ने एक्स एक्सिस में ट्रेवल करी है, यानी कि जो डिस्टेंस जब मैंने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो हाइट की अगर बात करें तो ये वो डिस्टेंस थी जो पार्टिकल ने वाई डायरेक्शन में कवर की थी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या है, वो डिस्टेंस है जो पार्टिकल ने एक्स डायरेक्शन में अचीव की है, ठीक है। तो चाहे तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी during its projectile motion, during its projectile motion, ठीक है। ये कौन सी डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो पार्टिकल ने ट्रेवल करी, कब, जब वो क्या कर रहा था, अपना प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा था। यहाँ ये बोल दीजिए कि ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन और ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट तो उसने कवर किया, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें हम तो एक बात हमको यहाँ से ये पता है कि जब भी हम क्या कर रहे थे, पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल में भेज रहे थे, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो उस पर एक्सेलरेशन था, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो वो जीरो था। क्यों? क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थी उस डायरेक्शन में कोई फोर्स था नहीं। जिस डायरेक्शन से मैंने या जिस स्पीड से और जिस एंगल पे मैंने फेंका था उसके वजह से जो कंपोनेंट था केवल वही कंपोनेंट स्पीड का था, उस पर ना तो कोई उसकी डायरेक्शन में फोर्स थी ना कोई उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स थी। इसलिए हमने बोला था कि जो स्पीड होगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर जीरो। तो अगर वेलोसिटी कंपोनेंट की बात करें यू एक्स की तो वो यहाँ पर क्या था, यू कॉस थीटा, और एक्सेलरेशन की बात करें तो जीरो। और ये वेलोसिटी जो थी वो कैसी थी, कांस्टेंट थी, या यूं बोल दीजिए कि सेम थी थ्रू आउट, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या चाहता हूँ कि मेरे को रेंज चाहिए, क्या चाहिए, रेंज। तो अगर रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगी, अगर इस डायरेक्शन में डायग्राम में देखें तो ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, कैपिटल आर, ठीक है। तो पार्टिकल के यही डिस्टेंस है, यही डिस्प्लेसमेंट है अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बोले, क्योंकि पार्टिकल ने पलटी तो मारी नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करूं मैं, एक्स की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट की बात करूं एक्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रेंज। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सी, यू एक्स, और टाइम कौन सा हम बोल रहे हैं, जो टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि जितनी देर वो एयर में रहा या जितनी देर उसने पार्टिकल ने मोशन किया, तो वो क्या हो जाएगा, यू एक्स इंटू टी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, यू एक्स और टी की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। अगर यू एक्स की बात करें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ स्पीड की बात करें तो वो क्या है हमारे पास, यू कॉस थीटा। और अगर टाइम की बात करें तो हमने याद होगा, हमने जो प्रीवियस क्लास थी उसमें टाइम निकाला था, वो कितना था हमारे पास, 2u साइन थीटा बाई जी,
निकाला था, ठीक है, ये रेंज की वैल्यू। यहाँ से अगर इसको कंबाइन करते तो हमारे पास आ जाएगा 2 u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा अपॉन g। ठीक है बच्चों, एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई, पर हमने ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में एक फंक्शन होता है 2 sin थीटा cos थीटा, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास sin 2 थीटा, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास sin 2 थीटा। ये हम हाफ एंगल और डबल एंगल में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितनी, sin 2 थीटा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 cos थीटा sin थीटा, इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं डायरेक्टली, sin 2 थीटा। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, और ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, रेंज की। किसकी आ गई वैल्यू, मैक्सिमम रेंज या हॉरिजॉन्टल रेंज जो बॉडी अचीव करेगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो ये तो वो आ गई रेंज जो पार्टिकल ने अचीव करेगी ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट। पर इसके बाद एक कम चीज और आती है कि हमसे पूछा जा सकता है कि सर मैक्सिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम रेंज कितनी कवर की जा सकती है बॉडी के द्वारा या एक पार्टिकल के द्वारा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए देख सकते हैं कि ये थीटा और आर में कुछ रिलेशन होना चाहिए, थीटा और आर में कुछ रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि हम जिस एंगल पे ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे, मान लीजिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को इस एंगल पे प्रोजेक्ट किया, ठीक है, तो पार्टिकल यहाँ से जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। फिर मैंने थोड़ा ऊंचे एंगल पे किया तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, और ऊंचे पे किया तो यहाँ से यहाँ जाएगा, और बहुत ज़्यादा किया तो यहीं पर आ जाएगा। मतलब कभी उसकी डिस्टेंस बढ़ेगी और कभी उसकी डिस्टेंस कम होगी, ये डिपेंड करेगा किस पे, थीटा पे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, इसको सबने लिख ही लिया होगा, ठीक है, तो इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ उसको भी। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर मैक्सिमम रेंज की बात करें अपन, फॉर मैक्सिमम रेंज की बात करें तो जैसे मैंने बोला फॉर मैक्सिमम रेंज के केस में क्या होगा, जो थीटा है और आर में कुछ रेशो होगा। ठीक है, और ये हम कैलकुलस में पढ़ चुके हैं कि अगर डी आर बाई डी थीटा की अगर वैल्यू मैक्सिमम करनी हो तो इसको हम क्या कर देते हैं, मैक्सिमम और मिनिमा का केस हमने पढ़ा है। ठीक है, तो मैंने क्या करा है, रेंज को थीटा के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया है, जीरो कर दिया है। क्या कर दिया है, जीरो। तो यहाँ पर क्या करनी है, हमको रेंज की वैल्यू पुट करनी है, क्या पुट करनी है, डी थीटा, और रेंज अभी हमने निकाला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इक्वल्स टू 0। ये हमने वैल्यूज निकाल रखी हैं अभी। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो u स्क्वायर और g ये कैसी वैल्यू, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का जब भी हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, उनकी वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, 1 बोल लीजिए या u स्क्वायर बाई g बोल लीजिए। ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा u स्क्वायर बाई g। ठीक है, यहाँ बचेगा केवल साइन 2 थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा वैल्यू वो क्या आएगी, कॉस 2 थीटा। क्या आएगा हमारे पास, कॉस 2 थीटा, और कॉस 2 थीटा किसके बराबर है, 0 के बराबर। यहाँ से हम बात करें कि कॉस 2 थीटा 0 कब होगा, तो कॉस थीटा 0 कब होता है, जब उसकी वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री हो, यानी कि 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, या ये बोल दीजिए कि थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, यानी कि वो एंगल जहाँ पर हमें मैक्सिमम रेंज मिल सकती है वो कौन सा एंगल है, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। और 45 डिग्री जब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, कौन सा फॉर्मूले में, आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो हमें आर मैक्स का फॉर्मूला मिल जाएगा। यानी कि अगर हम आर मैक्स की बात करें, तो हमें क्या पुट करना है, थीटा की जगह 45 पुट करना है। जब 45 पुट करूंगा मैं यहाँ पर, तो 45 इंटू 2 90, और साइन 90 की वैल्यू हम सब जानते हैं क्या होती है, 1। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आएगा वो हमारे पास आएगा यू स्क्वायर बाय जी। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया किसका, मैक्सिमम रेंज जो पार्टिकल क्या है कवर करेगा, जब उसको मैं क्या करूंगा, प्रोजेक्ट करूंगा। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस वो कवर कर सकता है वो कब होगी, जब मैं किस एंगल से प्रोजेक्ट करूं पार्टिकल को, 45 डिग्री से प्रोजेक्ट करूं। नोट डाउन कीजिए। ठीक है, यहीं से हम क्या निकाल सकते हैं, एक और चीज निकाल सकते हैं कि जब पार्टिकल की रेंज मैक्सिमम है, जब पार्टिकल की रेंज मैक्सिमम है तो उस टाइम पे वो हाइट कितनी रीच करेगा, उस टाइम पे
कितनी हाइट वो रीच कर लेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे हाइट का फॉर्मूला है, जो हमारे पास हाइट का फॉर्मूला है, हाइट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हाइट का फॉर्मूला है हमारे पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g, ये फॉर्मूला है। इसमें हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू कौन सी पुट करते हैं, 45 पुट करते हैं। तो 45 पुट किया मैंने, तो u स्क्वायर साइन 45 की वैल्यू अगर ध्यान हो तो वो होती है 1/√2, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, साइन 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√2, और ये उसका स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से आएगा, मैं पुट भी करता हूँ एक बार, साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 2g, h की वैल्यू जो आएगी हमारे पास, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2, तो u स्क्वायर अपॉन 4g, और u स्क्वायर बाई g की अगर वैल्यू देखें तो वो किसके बराबर है, r मैक्स के बराबर। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो h होगा, ठीक है, कब, जब मैक्सिमम रेंज कवर हो रही है, तो वो किसके बराबर होगा, r मैक्स बाई 4 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ लिख भी लीजिए आप, व्हेन द रेंज इज मैक्सिमम, यहाँ लिख देता हूँ, व्हेन द रेंज इज मैक्सिमम, व्हेन द रेंज इज मैक्सिमम, द हाइट h reached by the projectile, when the range is maximum, the height h reached by the projectile will be, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कब, जब पार्टिकल क्या कर रहा होगा, मैक्सिमम जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कवर कर रहा होगा। या यूँ बोल दीजिए कि जब भी हम पार्टिकल को किससे फेंकेंगे, 45 डिग्री से प्रोजेक्ट करूंगा मैं, जब भी पार्टिकल को, जब भी मैं पार्टिकल को 45 डिग्री से प्रोजेक्ट करूंगा, यानी कि ये जो एंगल है वो कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी ये मैक्स होगी, और जो मैक्सिमम हाइट होगी उसकी अगर हम बात करें तो वो कितना होगा, r मैक्स बाई 4 के बराबर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। उतार लिया होगा। तो हमने बात करी 45 डिग्री पे। अगर हम नॉर्मली बात करें कि सर नॉर्मल केस में क्या होगा, तो नॉर्मल केस में भी लिखा जा सकता है, रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम का हाइट की बात करें तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। रेंज का फॉर्मूला भी हमने निकाला, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, और अगर हाइट की बात करें तो वो था हमारे पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हमारे पास वैल्यूज गिवन थी। सिंपली हमको रिलेशन निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, किसको, r से इसको डिवाइड कर देते, तो क्या क्या वैल्यूज कट हो जाएगी अगर हम उसकी बात करें, तो u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, g से g कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास जो बचेगी वैल्यूज r बाई h। ठीक है, यहाँ से साइन 2 थीटा, जो साइन 2 थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं वापस से, 2 साइन थीटा कॉस थीटा में इसको वापस से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने लिखा है साइन 2 थीटा को मैं लिख रहा हूँ वापस से 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे मेरे पास देखें तो मेरे पास है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से 2 हटा और यहाँ से 2 हटा, और यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया। इस स्क्वायर से ये साइन कट गया तो मेरे पास बचेगा r बाई एच इक्वल्स टू 4 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाता है, कॉट थीटा। तो ये रिलेशन निकल के आ गया हमारे पास किसमें, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच में। ठीक है, नोट कीजिए। इसके बाद एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशन है, उसकी
उसकी अगर हम बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, प्रोजेक्टाइल में एक चीज होती है नाम जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें यानी कि वो एंगल्स, यानी कि अगर किसी चीज को मैंने थीटा से प्रोजेक्ट किया, अगर मैंने किसी को थीटा से प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, जब सेम एंगल का किससे बना है, वो वर्टिकल से बना है। किससे बना है? वर्टिकल से। यानी कि यहाँ से थीटा मैंने देखा, अब मैं बोलूँ कि किसी पार्टिकल को मैं सेम एंगल थीटा से वर्टिकल से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से थीटा यानी कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें तो यहाँ पर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, एक होता है थीटा एंड उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो वो होता है 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर क्या क्या स्पेशलिटी है इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, उसके बारे में हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पार्टिकल को अगर मैं उसी एंगल से वर्टिकल से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो जो पार्टिकल रेंज कवर करता है, जो पार्टिकल रेंज कवर कर रहा है वो हमेशा कैसी होती है, सेम होती है। कैसी होती है? सेम होती है। यहाँ ये बोल दीजिए कि जब मैंने पार्टिकल को थीटा से प्रोजेक्ट किया और यानी कि मान लो मैंने यहाँ पे 15 डिग्री से उसको पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, 19 माइनस 15 यानी कि 75 डिग्री, ठीक है। या यूँ बोल दीजिए कि वर्टिकल के साथ 15 डिग्री पे मैंने जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो जो वो रेंज कवर करेगा, जो पार्टिकल रेंज कवर करेगा वो क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी? सेम होगी। इसको निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं पहला पॉइंट इसके अंदर, द रेंज रिमेन्स सेम। अब कैसे रहती है उसको प्रूफ करके देख लेते हैं। तो इसके लिए जो थीटा है उसके लिए मैं R1 मान लेता हूँ रेंज, थीटा की जो रेंज है इसको R1 मान लिया है और 90 माइनस थीटा के लिए मान लेते हैं इसको R2, ठीक है। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो R1 के लिए अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो R1 के लिए अगर रेंज की बात करूँ तो वो क्या हो जाती है हमारे पास, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। ऐसे अगर मैं R2 के लिए बात करूँ तो उसके लिए क्या हो जाएगी, u स्क्वायर साइन 2 इस बार 90 माइनस थीटा बाई जी। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और, R2 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन, यहाँ हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा बाई जी, ठीक है। और हमें याद है ये हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि साइन 180 माइनस थीटा क्या वैल्यूज होती है। तो अगर साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू बात करें तो 180 यानी कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में है, ठीक है। तो R2 की वैल्यू की अगर बात करें तो ये आ जाती है हमारे पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यानी कि अगर साइन 180 माइनस 2 थीटा की बात करें तो हमें क्या देता है वैल्यू, वो साइन 2 थीटा ही मिलती है। तो अगर यहाँ से हम देखें R1 और R2 में रिलेशन, तो दोनों की वैल्यूज कैसी आ रही है, सेम आ रही है। कैसी आ रही है? सेम आ रही है। तो अगर मैं इनके रेशो की बात करूँ R1 अपॉन R2 की, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी और मेरे पास जो रेशो बचेगा वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यूँ भी बोला जा सकता है कि R1 बराबर होगा किसके, R2 के। और यही हमने बात यहाँ पे लिखी थी कि जब भी पार्टिकल को मैं थीटा और 90 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट करता हूँ तो जो रेंज होती है वो सेम होती है और उनके अगर रेशो की बात करें तो वो कितनी रहती है, 1 रहता है रेशो, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि हाइट में क्या इफेक्ट आएगा और टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या इफेक्ट आएगा, उन सब पे बात करते हैं। ये तो हो गई हमारी
रेंज की बात। अब बात करते हैं हम मैक्सिमम हाइट के रेशो की। अगर यहाँ पे बात करें तो सेकंड पॉइंट आता है रेशो ऑफ मैक्सिमम हाइट। अगर मैक्सिमम हाइट के रेशो की बात करें तो इसको H1 बोल देते हैं, इस बड़े वाले को H2 बोल देते हैं। ठीक है, तो H1 की अगर बात करें तो H1 का अगर फॉर्मूला याद हो मैं तो क्या होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और अगर H2 के लिए बात करूँ मैं तो वो हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। ठीक है, अब अगर हम साइन 90 माइनस थीटा की बात करें तो साइन 90 माइनस थीटा हमें क्या देता है, कॉस थीटा देता है। क्या देता है, कॉस थीटा। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, साइन 180 माइनस अगर थीटा की बात करें तो हमें जो आंसर मिलता है वो मिलता है साइन थीटा। और अगर हम बात करें साइन 90 माइनस थीटा की तो हमें जो मिलेगा आंसर वो मिलेगा कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 90 माइनस थीटा है, इसलिए जो H2 की वैल्यू होगी वो मिलेगी u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, दोनों का रेशो निकाल लेते हैं हम, H1 अपॉन H2। H1 की जगह पुट कर रहा हूँ मैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये वैल्यूज कट गई यहाँ पर और हमारे पास आ गया यहाँ पर से साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि जो H1 अपॉन H2 का जो रेशो है वो किसके बराबर है यहाँ पे बच्चों, tan स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हमने निकाली हैं भाई कि R1 R2 में अगर हमने रेशो देखा तो वो बराबर था। ठीक है, H1 H2 में देखा तो इस तरह का रिलेशन था। आगे हम टाइम में भी रेशो देखेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली, यानी कि इन जो फॉर्मुलेज हैं, जो रेशोज हैं, इनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स में। अब कैसे यूज करेंगे वो भी हम आगे जब इलस्ट्रेशंस और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तब देखेंगे किस तरीके से हमारे पास काम आती है। ये तो हमने बात कर ली मैक्सिमम हाइट के रेशो की। इसके बाद बात करते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट के रेशो की। यानी कि अभी तक हमने तीन ही चीजें पढ़ी थी, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज की। तो इस वजह थर्ड जो चीज बच गई हमारे पास वो बच गया हमारे पास रेशो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। चलिए दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट को मिला के देख लेते हैं भाई। एक का टाइम ऑफ फ्लाइट इसको T1 बोल देते हैं और इसको T2 बोल देते हैं हम। ठीक है, तो T1 के लिए लिखे हम फॉर्मूला। तो T1 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 2u साइन थीटा अपॉन g। और T2 के लिए लिखें तो वो हो जाएगा हमारे पास 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी। और साइन 90 माइनस थीटा बाई मैंने अभी बताया कि क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो T2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2u कॉस थीटा बाई जी। दोनों का रेशो निकालना है, पुट कर दीजिए T1 बाई T2। 2u से 2u कट जाएगा, g से g कट जाएगा। हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी कि ये आ गया हमारे पास tan थीटा के बराबर। ठीक है, इससे पहले मैंने सही तो लिखाया था ना, tan स्क्वायर थीटा आया था। तो T1 अपॉन T2 के अगर रेशो की बात करें तो हमारे पास आ गया tan थीटा। सबका लिख देता हूँ मैं, H1 अपॉन H2 की बात करें तो आता है हमारे पास tan स्क्वायर थीटा। और R1 अपॉन R2 की बात करें तो आता है हमारे पास 1। ये कब आता है, जब एंगल्स कैसे हो, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि एक थीटा हो और एक 90 माइनस थीटा हो। यानी ये बोल दीजिए कि एक 15 हो तो एक 75 हो, एक 30 हो तो दूसरा 60 हो। तो उस केस में क्या होगा, जो पार्टिकल रेंज कवर करेगा वो तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। जो हाइट रहेगी उसमें इस तरीके का रेशो रहेगा tan स्क्वायर थीटा। यानी ये बोल दीजिए कि H1 इक्वल्स टू H2 tan स्क्वायर थीटा। और टाइम के लिए बोल दीजिए T1 इक्वल्स टू T2 tan थीटा। ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है। इसके बाद बात आती है हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये जो पाथ बॉडी ने ट्रेवल किया है, ये जो पाथ बॉडी ने ट्रेवल किया है। अभी तक हमने जो पार्टिकल की बात करी थी कि सर x डायरेक्शन में गया, y डायरेक्शन में गया। अब अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, दोनों को कंबाइन कर दूं तो दोनों को कंबाइन करने के बाद क्या बनता है, हमारा प्रोजेक्टाइल बन रहा था, है ना। तो इस प्रोजेक्टाइल की अगर पाथ की बात करें, अभी तक हमने बात करी थी, मैं वापस वो रिपीट कर रहा हूँ कि अभी तक हमने बात करी थी कि प्रोजेक्टाइल x डायरेक्शन में है तो क्या उसकी रेंज थी
या वाई डायरेक्शन में तो क्या उसकी हाइट थी या क्या उसका टाइम ऑफ फ्लाइट था। अब इन सब चीज़ों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, यानी कि एक्स डायरेक्शन में वो क्या कैसे मूव हुआ और वाई डायरेक्शन में कैसे मूव हुआ, तो मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा मुझे इस पार्टिकल का पाथ, इस पार्टिकल का पाथ, जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। बोल लीजिए ये जो पाथ इसने फॉलो किया, ये जो कर्व इसने बनाया है, ये पाथ किस इक्वेशन से हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, या ये पाथ कौन सा। भाई हम अभी तक पढ़ के आए थे, जब भी हम ग्राफ पढ़ रहे थे, कि जब ऐसे थी लाइन तो हमने बोला कि स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या अगर ऐसा था तो हमने बोला कि स्ट्रेट लाइन बनेगी एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, या हमने इस तरह की लाइन देखी, ठीक है, तो एक कर्व था पैराबोलिक, ठीक है। तो ये किस टाइप का पाथ है और इस टाइप की इक्वेशन क्या रहेगी वो हम अभी निकाल के देखेंगे, ठीक है। चलिए करके देख लेते हैं इसको भी सॉल्व, इसको भी डिलीट कर देते हैं यहाँ से। चलो, तो ये पाथ निकालने के लिए जैसे मैंने बताया कि हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस का जो भी डिस्प्लेसमेंट है, वाई एक्सिस का जो भी डिस्प्लेसमेंट है, उनको जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो चाहे तो पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिख लीजिए कि क्या होता है, इट इज द पाथ फॉलोड बाय द, इट इज द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, इट इज द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल during its flight, article during its flight, ठीक है। तो उस पाथ की इक्वेशन निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करूं, हम सब पहले निकाल चुके हैं, इस बार हम क्या कर रहे हैं, बस दो इक्वेशनों को ऐड कर देंगे। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करूं, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करूं, तो जो डिस्टेंस थी वो r थी, ठीक है। इस बार मैं उसको x लिख लेता हूँ। हॉरिजॉन्टल मोशन की अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ x, तो वो कितना था, u cos थीटा इंटू t, कैपिटल T, सॉरी, ये हमने निकाला था किसके लिए, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। यहाँ से मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकता हूँ, क्या आएगा यहाँ से मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट, x अपॉन u cos थीटा। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम दे रहा हूँ, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम दे रहा हूँ। ऐसे सिमिलरली मैं वर्टिकल के लिए भी निकाल सकता हूँ, फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन को y बोल देते हैं, ठीक है। अब वहां पर तो ये लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वहां पर एक फोर्स लग रहा है, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, u बाई टी हाफ जी टी स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, ui की वैल्यू हमें पता है, y इक्वल्स टू u साइन थीटा t माइनस हाफ टी स्क्वायर, इसको मैं सेकंड इक्वेशन नाम देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, जो इक्वेशन 1 है उसको इस इक्वेशन 2 के अंदर पुट करनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखें तो y इक्वल्स टू u साइन थीटा, और t की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कहाँ पर, यहाँ पर t की जगह, तो ये हो जाएगा मेरे पास x u cos थीटा माइनस हाफ जी, t का स्क्वायर होगा तो इसको हम डायरेक्ट लिख रहा हूँ x स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ रहा है, क्या आ रहा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो क्या बन जाएगा, टेन थीटा, और यहाँ पर भी u है, यहाँ पर भी u है, तो ये u से u कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ इक्वेशन बचेगी क्या, टेन थीटा एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन नंबर 3। और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, या ये बोल दीजिए कि ये पार्टिकल जो है वो इस पाथ को फॉलो कर
ऑफ पैराबोला से मैच करती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला से मैच करती है। अब आप पूछोगे सर इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है? ठीक है, तो अगर इक्वेशन ऑफ पैराबोला की बात करें तो उसको कुछ हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, y इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कुछ इसी तरीके की यहाँ पर इक्वेशन बन रही है कि a की जगह हम tan थीटा हो गया ax, और यहाँ पर देखें हम तो ये हो गया b, तो y इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है ये इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, और ये कौन सा पाथ को डिनोट कर रही है? पाथ ऑफ पैराबोला को डिनोट करती है। तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि हेंस द पाथ ऑफ द पाथ, या हेंस द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग विथ, या ऑन कंपेयरिंग विथ की जगह छोड़िए, इट इज सिमिलर टू equation of parabola, hence the path of projectile is parabolic। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो पाथ होगा वो कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। ठीक है, बात समझ में आई होगी आपको कि यहाँ पर करा क्या हमने निकाला कि जो पार्टिकल को जब मैं प्रोजेक्ट कर रहा था तो उसने किस तरह का पाथ फॉलो किया होगा। अभी तक हम बात करते आए थे इक्वेशन में, इससे पहले जब हमने काइनेटिक्स वनडी में पढ़ा था कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था। स्ट्रेट लाइन की जब हम बात करते हैं तो हम डायरेक्टली बात करते हैं इक्वेशन की y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है जब पार्टिकल किस में मूव कर रहा हो? स्ट्रेट लाइन में, जिसमें m का मतलब क्या होता है? स्लोप, और c का मतलब होता है इंटरसेप्ट। ऐसे देखने की बात नहीं है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है कहाँ पर? 9th 10th में। भाई अगर mxc की बात करूँ तो अगर मैं पार्टिकल को कहीं पर ड्रॉ करूँ तो इस तरीके का पाथ बनेगा। ठीक है, यहाँ पर जो थीटा एंगल होगा ये m होगा। ठीक है, ये जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक की ये c को डिनोट करेगा। ठीक है, तो इस पार्टिकल की जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी? y mx प्लस c। ठीक है, अगर पार्टिकल यहाँ से किसी भी पॉइंट से निकल रहा है और m इसका 0 है, ठीक है, तो y इक्वल्स टू x प्लस c है। यूँ बोल दीजिए कि जो इसका स्लोप है वो 1 है, तो पार्टिकल की हमारी जो इक्वेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन है वो किससे मैच होती है? इस इक्वेशन से मैच हो रही है, और ये इक्वेशन किसकी है? पैराबोला की। ठीक है, पैराबोला की अगर हम बात करें तो 2 या 3 तरह की इक्वेशंस होती है पैराबोला की, डिपेंडिंग अपॉन द साइन एंड वेरिएबल्स। अगर x इधर हो जाता है और y उधर हो जाता है, यानी कि अगर इक्वेशन इस तरीके से होती है x इक्वल्स टू ay माइनस by स्क्वायर, तो ये जो इक्वेशन है जो भी इस तरीके से है, ठीक है, वो हो जाती कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि अभी ये वाली जो इक्वेशन है हमारी, अगर उसकी हम बात करें, क्योंकि उसके पास कुछ वेरिएबल्स हैं, अगर इसी की बात करता मैं डायरेक्ट तो ये कुछ यहाँ से ऐसे पास होती हुई इक्वेशन बन जाती है x की। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइंस होते, यानी कि x इक्वल्स टू माइनस ay प्लस by स्क्वायर, तो ये इक्वेशन एकदम अपोजिट हो जाती है इस तरीके से। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर भी ये इक्वेशन है। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन लगे होते हैं, यहाँ पर नेगेटिव साइन लगे होते हैं, यानी कि इक्वेशन मेरे पास कुछ होती है इस तरीके से, y इक्वल्स टू माइनस ax प्लस bx स्क्वायर। तो अगर इसका मैं पैराबोलिक डायग्राम बनाता तो इसका जो बनता वो कुछ बनता इस तरीके से, यानी कि अभी तो नीचे की तरफ है, वो हो जाता ऊपर की तरफ, तो वो होता कुछ इस तरीके का पाथ। या यहाँ पर तो हमने ए लिया इंटरसेप्ट और सब, तो ये डायरेक्टली हो जाता कुछ इस तरीके का पाथ। ठीक है, तो मैथ्स तो हमको पढ़नी नहीं है, हमको तो फिजिक्स पढ़नी है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया इक्वेशन ऑफ पैराबोला और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यानी कि जो पार्टिकल है वो किस तरीके का पाथ फॉलो कर रहा है। इसके बाद दस्ता है कि जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला थी, जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला थी, क्या थी इक्वेशन? अगर एक बार वापस हम लिखें तो y इक्वल्स टू क्या था यहाँ पर? tan थीटा x माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इस इक्वेशन को अगर मैं चाहूँ तो एक दूसरे तरीके में मैं दूँ और मतलब वापस लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा?
y इक्वल्स टू tan थीटा x माइनस ये g जो है इसको मैं नीचे ले आ रहा हूँ 1, ये 1 की जगह मैं यहाँ पे केवल x स्क्वायर छोड़ देता हूँ और नीचे हो जाएगा मेरे पास 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g। अब क्या करूँ मैं इस इक्वेशन को साइन से मल्टीप्लाई और साइन से डिवाइड कर दूँ इस लास्ट वाले पार्ट को, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास y इक्वल्स टू tan थीटा x माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है मेरे पास 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को मैं ब्रेक कर रहा हूँ कॉस थीटा और इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर और साइन से क्या है डिवाइड कर दिया मैंने इस इक्वेशन को, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, यहाँ पर आ गया मेरे पास साइन थीटा और यहाँ आ गया मेरे पास कॉस थीटा, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को देख के हमें कुछ पता चल रहा होगा कि सर ये जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन है, रेंज की, जो हॉरिजॉन्टल रेंज है उसकी इक्वेशन है, ये है कि नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ या यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं रेंज की इक्वेशन क्या थी हमारे पास 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन जी, ये रेंज की इक्वेशन थी हमारे पास, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी y इक्वल्स टू tan x माइनस ये साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा, है ना। तो ये हो गया मिस्टेक tan थीटा x माइनस tan थीटा x स्क्वायर अपॉन r, ये जो वैल्यू है किसके सिमिलर है, r के बराबर है, ठीक है। और अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो tan थीटा x है उसको कॉमन लिया जा सकता है, यूँ बोल दीजिए कि x tan थीटा या tan इसको कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ से बन जाएगा y इक्वल्स टू x tan थीटा, ठीक है। इसको x tan थीटा लिख लेना क्योंकि tan थीटा x थीटा में गड़बड़ हो जाएगी, इसको x कर लेते हैं यहाँ पर अपन, ठीक है। ये तो थीटा x कर दोगे तुम, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x tan थीटा और इसको भी कर देते हैं x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आ गया x tan थीटा को मैं कॉमन ले रहा हूँ इस पूरी इक्वेशन में से, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ से x tan थीटा चला गया तो यहाँ बचेगा x और नीचे बचेगा r। तो एक ये फॉर्म भी है जिसमें मैं क्या इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल को डिनोट कर सकता हूँ। होप आप सबको समझ में आओ। यहाँ तक जो भी प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड फॉर्मूले बनते थे, अभी हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पढ़ा है। कौन सा प्रोजेक्टाइल पढ़ा है, ऑब्लिक। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में जो भी फॉर्मूले बनते थे वो अब तक हमने डिस्क्राइब कर लिए और समझ लिए। अब इन पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं, प्रॉब्लम्स करके देखते हैं कि किस तरीके से इनकी एप्लीकेशन है और किस तरीके से हमारे काम आएंगे। चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि फागुन हिट्स अ बॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इनिशियल स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको ड्रॉ करके देखते हैं जो हमको दिया हुआ है कि फागुन ने क्या एक बॉल को हिट किया है एट एन एंगल 30 डिग्री विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 30 डिग्री से, ठीक है। और इसकी जो इनिशियल स्पीड रही होगी वो रही है u इक्वल्स टू 30 एंड द एंगल इज गिवन 30 डिग्री, ठीक है। अज्यूमिंग दैट द बॉल ट्रेवल्स इन अ वर्टिकल प्लेन, तो वर्टिकल प्लेन बना दिया हमने x और y प्लेन, ठीक है। कैलकुलेट पहला दिया हुआ है द टाइम एट विच द बॉल रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट। अगर हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर कहीं पर हाईएस्ट पॉइंट रहा होगा h, ठीक है। दूसरा पूछा हुआ है मैक्सिमम हाइट रीच, तो मैक्सिमम हाइट हो गई। थर्ड पूछा हुआ है हॉरिजॉन्टल रेंज, तो इसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं, हम सब जानते हैं इसको, ठीक है। और पूछा हुआ है द टाइम फॉर विच द बॉल इज इन एयर, यानी कि हमको क्या निकालना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, ठीक है। क्या क्या गिवन है पहले भी ये लिख लेते हैं। थीटा हमको गिवन है कितना 30 डिग्री और u हमको गिवन है कितना 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमको गिवन है पहला पॉइंट। हमसे क्या पूछा गया है द टाइम एट विच बॉल रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट। पहला काम तो अपनी स्क्रीन को पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। ये बेसिक सा क्वेश्चन है जो हमने लिया है सिर्फ इसलिए कि जो हमने फॉर्मूले भी याद देखे हैं या जो डिराइव किए हैं उन फॉर्मूलेज में डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है। सिर्फ जो फॉर्मूलेज हमने अभी डिराइव किए हैं उनमें वैल्यूज
है जहाँ पर इसकी वर्टिकल स्पीड क्या हुई थी, 0 हुई। और हमने माना था कि अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो, एयर रेजिस्टेंस 0 हो, तो जितना टाइम पार्टिकल को ऊपर आने में लग रहा था उतना ही टाइम क्या है, नीचे आने में लगेगा। यानी कि यूँ बोला जाए कि जितना टाइम पार्टिकल को एक मैक्सिमम हाइट पहुंचने पे लग रहा था उतना ही टाइम क्या पार्टिकल को नीचे आने में लगेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो हाईएस्ट पे पहुंचने के लिए ये बोल दीजिए कि टाइम ऑफ असेंडिंग इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंडिंग, और मेरे को इस पॉइंट पर टाइम निकालना है t। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो t होगा वो हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, या हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी जानते हैं u/g। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर बात करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2u sin θ/g, और उसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, g की वैल्यू हम 10 ले लेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं पर लिख देता हूँ मैं। g की वैल्यू कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरे पास टाइम आया वो कितना आया, u sin θ/g। सिंपली वैल्यू पुट करनी है, u की वैल्यू हमको दी हुई है इतनी 30 sin 30 डिग्री बाय g की वैल्यू 10, ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया। और sin 30 की वैल्यू हम सब जानते हैं कितनी होती है, 1/2, तो 3 into 1/2 that is 1.5 second will be the time to taken by the ball to reach the maximum height। ठीक है, इसके बाद सेकंड हमसे पूछा गया था मैक्सिमम हाइट, इसको भी यहाँ पे निकाल लेते हैं, इसको टी लगा के और डब्बे में बंद कर देते हैं। ठीक है, दूसरा निकालते हैं बी, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूले की अगर बात करें तो हमने पढ़ा था u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही फॉर्मूला पढ़ा था। चलो तो वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें। u² की वैल्यू देखिए तो कितनी है, 30 का स्क्वायर साइन स्क्वायर और थीटा कितना है 30 डिग्री अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 30 का स्क्वायर ये हो गया 900, साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 1/4 अपॉन 2 इंटू 10, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और 1/2, तो ये हमारे पास कितना निकल के आएगा, 1/8, ये 45 को उससे डिवाइड करेंगे। गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, हाइट सही लिखा ना, हाँ। तो ये 45 और 45 को भी हाफ से डिवाइड करेंगे, 22 पॉइंट कुछ, और उसको भी उससे डिवाइड करेंगे तो 11 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि 900 यहाँ से आया, 90 को 2 से डिवाइड किया 45, ये तो कैंसिल आउट हो ही गया। ठीक है, तो यहाँ बचेगा मेरे पास 45/4, फिर तो उससे कट करूँगा तो ये आएगा 22.5, और फिर काटूँगा तो 11.25 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया हो तो आगे दो वाले पॉइंट पे चलते हैं अपन। होप आप सबको समझ में आ रहा हो किस तरीके से हमको वैल्यूज पुट करनी है। ये न्यूमेरिकल सिर्फ इसलिए लिया गया है कि किस तरीके से जो वैल्यूज हमें पुट करनी फॉर्मूला में, इस तरह का न्यूमेरिकल आएगा नहीं कहीं पर भी हमारे एग्जाम में। ये बहुत बेसिक टाइप का है, तो 9-10 में अगर ये चैप्टर होता टॉपिक तो वहाँ पर आता है हमारे 9th क्लास में। ठीक है, इस बार जो क्वेश्चन आएंगे हमारे, या जो हमारा स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आएंगे वो इनडायरेक्ट आएंगे। ठीक है, इन्हीं वैल्यूज को घुमा फिरा के और इनडायरेक्टली पूछेगा। ठीक है, सी पर आते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज की अगर बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, u² sin 2θ/g। वैल्यूज पुट करते हैं, u की वैल्यू 30 का स्क्वायर
इसका तो उसको इंटू 2 कर देंगे तो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा।